कहाँ से शुरू है, कहाँ गया, हाँ यहाँ से शुरू है 101। तो जरा मुझे ये बताओ, तुम्हें सवाल दिख तो रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस तुम्हें दिख रहे हैं, ये बता दो मेरे को। ये तो यही क्वेश्चन रिपीट पे है ना, हाँ तो सही है, फिर इसको हम जूम कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक शीट पे यहाँ पे एक ही पेपर है, एक ही क्वेश्चन है, दिख रहा होगा मेरे को इतना जूम होने के बाद, है ना। हाँ ये पेपर मैं भेज दूंगा, ठीक है मैं उस पर भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग सुरभि, ये काम अगर मेरे को कोई करके दे देगा तो बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक वो पीडीएफ आई थी जिसके अंदर सारे पीजीटी और सारे टीजीटी के पेपर थे, और उसके अंदर बहुत सारे वाटरमार्क बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, है ना, मेरे को फिर दिक्कत होगी। तो अगर कोई ऐसा कर दे कि मेरे को पीजीटी और टीजीटी के जितने भी पेपर्स हैं वो बिना वाटरमार्क के भेज दोगे तो मैं सारे सोल्व करा दूंगा आपके टाइम में, ठीक है, मेरे पेन टैब से, फिर पेन टैब बोल रहा हूँ, मेरे आई पैड से चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, दिख रहा है तुम्हें ये सवाल, सवाल तो दिख रहा है ना। गुड मॉर्निंग सुरभि, हाँ दिख रहा है, एकदम सही दिख रहा है ना, मैंने अभी देखा मेरे मेरे फोन में ओपन करके। चलो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखो, नंबर थ्योरी का है। लेट n ग्रेटर देन 1 बी ए फिक्स्ड बी फिक्स्ड एंड a b c be arbitrary integers such that a is congruent to b mod n। a क्या है, कॉन्ग्रुएंट है b mod n से, मैंने नंबर थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, ठीक है, मैंने नंबर थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, ठीक है हिमांशु धन्यवाद। तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n का मतलब क्या होता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n का मतलब क्या होता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n का मतलब होता है कि a में से अगर हम b को घटाएंगे, a में से अगर मैं b को घटाऊंगा तो वो n का कोई ना कोई मल्टीपल आ जाएगा, एनी मल्टीपल ऑफ p, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर आप वाले उसको एडिट कर देंगे, कर दोगे, हटा दोगे वाटरमार्क, ठीक है, तो मैं ऐसे कर दूंगा, मेरे को कोई अपना जो जो एडिट कर दे उसको, मैंने कोशिश की थी, मेरे से तो है नहीं भाई, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कैसे ही क्या उसमें लगाए हुए हैं, मेरे से तो एडिट हो नहीं, वो पीडीएफ भी बहुत बड़ी है। तो अगर कोई कर दे तो मेरे को वो भी ईमेल कर दो कि भाई सर हम उसको एडिट कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो वो कर दो तो वो और भी अच्छा है, फिर तो टेंशन खत्म, फिर किसी को एडिट लेने की जरूरत नहीं, अगर वो एडिट करके उसमें से वाटरमार्क हट जाए किसी तरीके से तो हटा दो। प्रिया गुड मॉर्निंग, तो हम क्या कह रहे हैं कि ए माइनस बी जो है ना वो एन से डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस बी जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, एन से, ये मतलब है। तो ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, अगर ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड एन है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ए सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड एन, ये बोलेंगे, ठीक है। कह रहा है कि ए प्लस सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड एन है, तो हम कहेंगे बट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड एन, ये कहेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, देखो मुझे ये दिया हुआ है कि ए माइनस बी जो है ना वो एन का मल्टीपल है, तो मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन एन का मल्टीपल होगा और कौन एन का मल्टीपल नहीं होगा। अगर इसको देखोगे तुम पहले वाले को, देखो सब में यही है, ए प्लस सी और बी प्लस सी और ए सी और बी सी सब में यही है ना, तो यही चेक करना है। तो एक बार ए प्लस सी में से बी प्लस सी घटाओ, ए प्लस सी में से बी प्लस सी घटाओगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, वो तो एन का मल्टीपल हो दिया ही हुआ है मुझे, वो तो एन का मल्टीपल दिया ही हुआ है, यानी कि हम ये कहेंगे कि ए प्लस सी तो कॉन्ग्रुएंट है बी प्लस सी मोड एन के, है ना, ये तो है। हाँ हाँ भेज दो भेज दो भेज दो हिमांशु, एक ही पीडीएफ में भेज देना या आगे पीछे करके भेज दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। ये चीज तो सही है, यानी कि जहां पे नॉट इक्वल टू दिया हुआ ये वाला तो गलत हो गया, ये वाले तो दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। अब ए सी और बी सी को देखो, अगर ए सी में से हम बी सी को घटाएंगे तो क्या आएगा, सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा, और ए माइनस बी मल्टीपल होता है एन का, तो ये सी वाला भी मल्टीपल हो जाएगा, ये पूरी टर्म मल्टीपल हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस सी एन का मल्टीपल है ना, ए माइनस बी एन का मल्टीपल है, तो पूरा भी एन का मल्टीपल होगा, तो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड एन, ये भी बात सही है फिर। तो ये सी ऑप्शन सही है जिसके अंदर दोनों की क्या होगी, चीज सेटिस्फाई करेगी। टीना गुड आफ्टरनून, करिश्मा गुड आफ्टरनून, समझ गए, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया। दूसरे वाला भी तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस का ही है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है अगर ए और एन का जीसीडी 1 है, ए और एन का जीसीडी क्या है, देखो जब भी नंबर थ्योरी का सवाल आए ना, जब भी नंबर थ्योरी का सवाल आए तो उसको करने का तरीका क्या है, उसको करने का तरीका ये है कि अपनी तरफ से एक एग्जांपल अगर तुम बना लेते हो ना तो तुम्हारा सवाल 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम अपनी तरफ से एक एग्जांपल बना लेते हो तो देखो क्या कह रहा है, अगर ए कोमा एन का जीसीडी 1 है, आधे तो इसमें से रिजल्ट्स मिलेंगे, आधे नहीं, गुड आफ्टरनून टीना, आधे से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, तो कह रहे हैं देन द लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस के पास कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ए और एन ऐसे दो नंबर मान लो मैंने 3 और 5 मान लिए, है ना, 3 और 5 ऐसे हैं जिनका जीसीडी 1 है, जीसीडी समझते हो ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ए की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 5 रख दो, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं मॉडुलस में ही पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, ऐसी x की वैल्यू निकालनी है कि 3x माइनस बी जब हम करें तो वो 5 का मल्टीपल आ जाए, 3x माइनस बी जब हम करें तो 5 का मल्टीपल आ जाए, यानी कि 3x क्या आना चाहिए मेरा, 5m प्लस बी, 5m प्लस बी आना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहां से x क्या हो सकता है कि ये पूरा का पूरा क्या रहे, 5 का मल्टीपल रहे। अब देखो m तो हमारा इंटीजर होगा, m तो मेरा क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी कि m 0 वैल्यू लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, -1 -2 -3 ऐसे, तो जब 0 लोगे तो ये क्या बनेगा, b बनेगा, ठीक है। जब 1 लोगे तो ये क्या बनेगा, 5 प्लस बी बनेगा, फिर ये क्या बनेगा, 10 प्लस बी बनेगा, फिर ये क्या बनेगा, 15 प्लस बी बनेगा। अब बी को क्या होना पड़ेगा, खुद सोचो, सर ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, ये नंबर थ्योरी के क्वेश्चन है सुरभि। अब मुझे एक बात जरा ये बताओ कि ये बी को क्या होना पड़ेगा, ऐसा बी ढूंढो जो इन यहाँ पे सबके सब 3 के मल्टीपल हो जाए, बताओ ऐसा बी ढूंढो,
यहाँ पे बी को क्या होना पड़ेगा, कोई ना कोई 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। यहाँ पे भी बी को ऐसा भी ढूंढना है जो सब पे कॉमन काम करे, ऐसा भी ढूंढना है जो सब पे क्या करे, कॉमन काम करे। तो देखो यहाँ पे हो सकता है कि तुम बी को 4 ढूंढने का सोच रहे हो, यहाँ पे तुम बी को 3 ढूंढने का सोच रहे हो, यहाँ पे बी को तुम 2 ढूंढने का सोच रहे हो, पर बी अलग अलग नहीं हो सकते, बी तो फिक्स है। ठीक है, तो क्या बी को हर जगह 3 का मल्टीपल नहीं होना पड़ेगा, बताओ। यहाँ पे बी को हर जगह क्या होना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। और बी अगर 3 का मल्टीपल होगा तो सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा मॉडुलस के अंदर। इसके अंदर अगर हम मोड की बात करेंगे तो मोड के अंदर तो एक ही सॉल्यूशन होगा, सारे मल्टीपल्स एक बार में ही काउंट हो जाते हैं उसके अंदर, अलग अलग हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए उसने क्या बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कहां पे है ये क्वेश्चन, कट गया क्या, 103 पीछे गया, 103 देखो, 103 क्या कह रहा है, यहाँ पे नीचे आ गया 103 देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 180, 180 के पॉजिटिव डिवाइजर्स का सर ग्रुप और नंबर और रिंग थ्योरी छोड़ के काम चल जाएगा। देखो यार, अगर रूबल में पिछले 2021 की बात करूं तो उसमें तो बड़े क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना, 21 के हिसाब से तो काफी क्वेश्चंस आए हुए थे। बाकी मैं कहूंगा कि ग्रुप थ्योरी करो, नंबर थ्योरी भी करो, ये दोनों बड़े आसान आसान टॉपिक है। रिंग थ्योरी नहीं हो रही है तो छोड़ दो, ग्रुप तो जरूर पढ़ के जाना, जहां पे सारा ग्रुप का जिक्र है। जहां तक रिंग थ्योरी शुरू होती है उससे पहले पढ़ के जाना, वो इजीली हो जाएगा। सेंटर ऑफ ए ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, ये सब ग्रुप वो सब ग्रुप, ये सारी की सारी चीजें पढ़ना। ग्रुप थ्योरी भी पढ़ना, नंबर थ्योरी भी पढ़ना। नंबर थ्योरी भी बहुत आसान है, वीओडी में मैंने पढ़ाई हुई है, बहुत ईजी लगेगी, मुश्किल नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगी। 180 के पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या होंगे, पहले हम 180 के क्या करेंगे, पहले हम 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ डिवाइजर्स का। तो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 10 को अलग कर लो और इसमें से हम क्या कर लेंगे, 2 और 9 को अलग कर लेंगे। 10 में से 2 और 5 2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और गुना 5, ये हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है सम ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला, बताओ। सम ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला मेरे मैं तो भूल गया यार एकदम से। सम ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, सही सोच रहा था। क्या होता है, ए रेस टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में p माइनस 1 k माइनस 1 मल्टीप्लाई में b रेस टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में b माइनस 1, ये ऐसे चलता जाता है, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 2 की पावर 2 है, ये a की पावर p है, ये क्या है, ये p है, ये q है, ये r है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, 2 की पावर में 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 3 माइनस का 1 अपॉन में 2 माइनस 1, फिर यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, और 5 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 5 माइनस 1। सर v भी 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अच्छा, 3 का मल्टीपल नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, हाँ ये बात सही बोल रहा है क्या, 3 का मल्टीपल नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो अच्छा 3 का मल्टीपल कैसे सेटिस्फाई करेगा, 5 में 3 का कोई भी मल्टीपल रखोगे तो नहीं बनेगा। 3 का मल्टीपल कोई भी हो सकता है सौरभ, 3 का मल्टीपल कोई भी, 3 के बाद 9 रख के देखो, 3 के बाद 6 रख के देखो, 9 रख के देखो, ऐसे चलते जाना है, क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा, वैसे सही बोल रहा है सौरभ। तो ये हो जाएगा 8 में से 1 गए तो 7/1, ये कितना हो जाएगा, 27 में से 1 गया तो 26/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25 में से 1 गया तो 24/4, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 12, ये सोल्व करना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है देखो, 13 को 7 से गुना करोगे तो 91, 13 7 91 और गुना में 12, 546 तो नहीं आ रहा यार मेरा तो, 7/1 सही तो किया है, 27 में से 1 गया तो 26/2, 25 में 1 गया तो अच्छा यहाँ पे 6 आएगा, 12 नहीं आएगा, 6 आएगा, सॉरी 13 7 91 और गुना में 6, ठीक है 546 आएगा। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद बहुत बहुत। ये वाला क्वेश्चन देखो, गौरव सही कह रहा है, गौरव कह रहा है कि सर यहाँ पे 3 का मल्टीपल रखने पे सारे के सारे डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ये समझ आ गया होगा, अब ये समस्या रहेगी यार, ये टाइप करा लेना चाहिए, अब इतना काम एक दिन में टाइप होता नहीं, है ना, इतना जल्दी से टाइप होता नहीं। तो हमने क्या लिया था, a को 3 लिया था, b को 5 लिया था, b mod 5, तो 3x माइनस b की जो वैल्यू है वो मैं बोल रहा हूँ 5 का मल्टीपल होना चाहिए था। तो 3x क्या आना चाहिए मेरा, 5m प्लस का b। तो मैं कह रहा था कि मैं b को क्या लूँ, कि b को मैं क्या लूँ कि वो 3 का मल्टीपल आए, पर मॉड्यूलो n के अंदर लेना, ये वाली चीज और ध्यान दो, हमें मॉड्यूलो n के अंदर लेना है। मॉड्यूलो n क्या होता है तुम्हारा, n को तुम मान के चले हो 5, n को तुम मान के चले हो 5, यानी कि हमारा जो ये x आना चाहिए ना, ये मॉड्यूलो 5 में आना चाहिए, यानी कि इसके अंदर अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से 5 से डिवाइड करा देना पड़ेगा। मान लो अगर सॉल्यूशन 7 आ रहा है तो उसमें से 5 डिवाइड करा दो, उसमें से 10 आ रहा है तो 5 को डिवाइड करा दो, है ना, तो फिर वो रिमाइंडर बचेगा, उसको सॉल्यूशन मान रहा है। जैसे कि मान लो x की वैल्यू तुमने 7 निकाली, तो ये मॉड्यूलो 5 के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, ये 2 ही है, x क्या हो जाएगा तुम्हारा, मान लो x की वैल्यू 7 है तो इसको बोलेंगे x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5, इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले 5 का मल्टीपल है तो 0 रखा, चलो एक बार करके देखते हैं। अगर m की वैल्यू 0 रखी तो b मान लो यहाँ से मैंने 3 ले लिया। अगर मैं मॉड्यूलो 5 की बात करूं, अगर मैं मॉड्यूलो 5 की बात करूं, अगर मैं b की वैल्यू क्या निकाल रहा हूं, यहाँ पे b की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूं, तो 3x की वैल्यू 3 आ रही है और x आ रहा है मेरा 1,
अब 1 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। फिर मैं कह रहा हूँ अगर मैं m की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो 5 प्लस p कुछ भी बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं क्या जोड़ूँ, 4 जोड़ूंगा, इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, 4 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं 4 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 9, है ना। तो b की वैल्यू, अच्छा फिर मैंने यहाँ पे 3x की वैल्यू 3 कैसे ले ली, अच्छा 3x की वैल्यू 3 ले ली, यहाँ पे 3x की वैल्यू आ गई मेरी 9, 3x की वैल्यू अगर मेरी 9 आ गई तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी 3। नहीं यार ये तो कॉन्ग्रुएंस में बात कर रहे हो तुम, 3x इज कॉन्ग्रुएंट इक्वलिटी बना रहे, तो x की वैल्यू 1 आई, यहाँ से x की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू अगर 3 आई तो रिमाइंडर तो 3 बचना चाहिए 5 से डिवाइड करने पे। एक बार फिर अगर 2 लूंगा तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 12 आएगा, 3x की वैल्यू 12 आई, x की वैल्यू आएगी 4, रिमाइंडर के लिए ये बनेगा हमारा 4। सर सेकंड रिजल्ट है d अगर b को डिवाइड करेगा तो ही सॉल्यूशन बनेंगे, हाँ वो तो ठीक है, पर यूनिक अगर मैं इसको ऑप्शन से वैसे करना चाहूँ बना के तो वैसे नहीं हो रहा ना, वो तो ये रिजल्ट ही है, वो तो मैं देखते ही समझ गया था ये रिजल्ट है, वो तो ठीक है, पर अगर मैं एग्जाम्पल से इसको सेट करना चाहूँ तो क्या होगा। चलो इसमें दिक्कत है, ये नहीं हो रहा है हमसे, इसको मैं शाम को देख के बताऊंगा, इसका एक एग्जाम्पल सेट करके बताऊंगा तुम्हें, है ना, इसमें समय नहीं खराब करेंगे, इसको देखेंगे फिर, नहीं तो इतना ही टाइम, आधा घंटा तो गया, सवाल तो किया। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 30 फैक्टोरियल टर्मिनेट्स विद, 30 फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो आएंगे बताओ, 30 फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो आएंगे। तो इसको कैसे देखेंगे हम, देखो 30 फैक्टर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 30 फैक्टोरियल है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 30 फैक्टोरियल को 5 देखेंगे कि 30 फैक्टोरियल में 2 का और 5 का, ठीक है, इसकी मदद से देखेंगे हम कितना आएगा, है ना, कि 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी आएगी और 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी आएगी, इसके अंदर 30 के अंदर हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, नंबर थ्योरी पता है, पढ़ाई नहीं, और मैंने मेरे को भी पढ़े बहुत दिन हो गए, हाईएस्ट पावर ऑफ पी, हाईएस्ट पावर ऑफ पी इन एन फैक्टोरियल, ये कैसे निकालते हैं कि पी की हाईएस्ट पावर कितनी होगी एन फैक्टोरियल के अंदर, तो हम क्या करते हैं एन बाई पी निकालते हैं, प्लस में एन बाई पी का स्क्वायर निकालते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते जाते हैं, फिर एन बाई पी क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते जाते हैं, और जब तक लेते जाते हैं जब तक कि जीरो ना बन जाए। अब मुझे 10 बनाना है भाई, जितने जितना 10 का मल्टीपल आएगा उतनी ही तो जीरो बनेगी, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, 10 क्या होता है 5 और 2 का होता है, ठीक है, तो जैसे कि 30 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 30 फैक्टोरियल में मैं पहले तो हाईएस्ट पावर देखूंगा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, ये देखो हाईएस्ट पावर ऑफ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 30/2, ये बहुत आसान आसान सवाल है, क्योंकि तुमने अभी एकदम से देखे हैं, जब तुम्हें थोड़ी सी समस्या हो रही है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जब तक इससे बड़ा ना हो जाए तब तक पावर्स ले लो, 3 का फैक्टोरियल 2, सॉरी 2 का क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30/2 की पावर 4, अब इसके आगे लेते ही 30/2 की पावर 5, ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 32 हो जाएगी, है ना, तो 30/2 ये तो 15 आ जाएगा, ये कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आएगा, ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 3 हो जाएगा, ये आएगा 8, सॉरी 16, तो ये 1 पॉइंट समथिंग, और वो 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ठीक है, तो ये कितना हो गया 22 और 3 15 और 1 16, तो 16 हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी मिलेगी 16 मिलेगी। अब क्या देखो हाईएस्ट पावर ऑफ 5 देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 की हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 ये मिल जाएगी 30/5, 30/5 का स्क्वायर प्लस 30/5 का क्यूब, ये बड़ा हो गया 30 से, बस रुक जाओ, है ना, तो यहाँ पे कितना आया देखो, ये आया 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6, ये क्या आया 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये आया 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, और ये हो गया 0, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल मैं सारे पेपर्स करा दूंगा, डोंट वरी, सारे के सारे करा दूंगा, मेरा चैनल भी थोड़ा सा चल जाएगा इस बहाने, है ना, मेरा चैनल भी थोड़ा थक जाएगा आगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 16 है, और 5 की हाईएस्ट पावर 7 है। अब 10 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक 2 लेके आना पड़ेगा और एक 5 लेके आना पड़ेगा, तो कितने 10 बना पाओगे, कितने 10 की पावर्स बना पाओगे, 10 की कितनी पावर्स बना पाओगे, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो जो कम वाले होंगे वही बनेंगे ना, 7 5 के लिए 7 2 मिल जाएंगे, फिर आगे तो नहीं मिलेंगे, तो कितने बने 10 बने हमारे 7, समझ रहे हो, हमारे कितने 10 बन जाएंगे 7 10 बन जाएंगे, तो इसका मतलब उसके अंदर 10 की पावर आखिरी में मेरे को 7 मिलेंगी, इसका मतलब उसके अंदर मेरे को 10 की पावर कितनी मिलेंगी 7 मिलेंगी। समझ आई बात या नहीं आई, बोलो, फिर तो आपका चैनल बहुत ज्यादा चलेगा, चल जाएगा सच में, सच में चल जाएगा, अगर मैं आईपैड से बना के डालूंगा तो भी चल जाएगा, मेरे को यूट्यूब की कोई नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट तुम शेयर वेयर कर देना, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यार, ये तो इसके अंदर नंबर थ्योरी के तो काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 5वां सवाल आ गया, इफ पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, पी और क्यू हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, अलग अलग प्राइम नंबर हैं, देन तो पूछ रहा है, अब ये तो सीधा ये तो ऑप्शन से करो, दो अलग अलग प्राइम मान लो, पी को मान लो 2, क्यू को मान लो 3, रख दो इसके अंदर बस, ठीक है, जब यहाँ पे रखोगे पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 3, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस ये 3 की पावर 1 हो जाएगी, पर वो 16 कैसे आया, जोड़ दिया ना, सबको ऐड कर दिया सुरभि, कहाँ गया, हाँ इंस, अच्छा ये 16 नहीं आएगा क्या, ये तो कुछ ज़्यादा आएगा,
सॉरी 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 सॉरी, 16 नहीं आएगा, क्या आएगा, 16 कहाँ से लिख दिया मैंने, 15 और 7 22 और 4 26 आएगा, सॉरी 16 नहीं 26, सॉरी सॉरी 26 26, सॉरी 26 26 का 16 बना दिया मैंने। हाँ, p की वैल्यू 2 ले लो, q की वैल्यू 3 ले लो, रखो इसके अंदर, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पे q की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगी। इस कॉन्करेंट टू 1 mod p q इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 7 इज कॉन्करेंट टू 1 mod 6। इन क्वेश्चन से ही तुम्हारा काफी रिवीजन हो जाएगा इसका। अब ये बात सही है कि गलत है, बताओ क्या बताया मैंने, 7 में से इसको घटाऊं तो फिर ये इससे डिवाइड हो जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है, अगर मैं 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो इससे डिवाइड हो जाए, तो हो रहा है ना, 7 माइनस 1 कितना आएगा, 6 आएगा, 6 तो 6 से डिवाइड हो ही रहा है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब ऐसे तो देखो, हाँ ये बात सही कह रहा है, मैंने पूरा प्रोसेस बताया, अगर तुम्हें 10 का मल्टीपल देखना ही है ना तो सिर्फ 5 का ही देखो, 2 का देखो ही मत, क्योंकि जितनी 5 की देखो, 5 के मल्टीपल हमेशा कम मिलेंगे, 2 के मल्टीपल ज्यादा मिलेंगे, तुम्हें 10 के बनाने हैं ना तो सीधे 5 के ही देखो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना होता तो सीधा मैं यही निकालता, सीधा मैं यही निकालता, 5 की ही देखता मैं सीधी, ठीक है। मैंने वीओडी में जब पढ़ाया हुआ है तो स्पेशली ये बात बताई हुई है कि जब भी 10 की पावर्स देखनी है तो 5 की ही देखो, क्योंकि 5 वाली कम मिलेंगी, 2 वाली ज्यादा मिलेंगी, तो 5 वाली होंगी 10 की पावर्स, ठीक है। तो 10 की पावर उतनी होंगी जितनी 5 की होंगी, तो तुम्हें सीधा 5 वाला ही करना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, और भी है क्या यहाँ पे इस पेज पे, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 17 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 19 देन द वैल्यू ऑफ x इज, कह रहा है कि 17 फैक्टोरियल को अगर मैंने 19 से डिवाइड कराया तो कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, ये बताओ, ठीक है। 17 फैक्टोरियल को हमने 19 से डिवाइड कराया, 19 से डिवाइड कराया, तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब 17 फैक्टोरियल के अंदर 19 का तो कोई मल्टीपल आने से रहा, 19 तो प्राइम नंबर है, 19 का मल्टीपल 17 में तो आने से रहा, है ना। तो हम ये देख लेते हैं या तो कि हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 17 फैक्टोरियल में 19 की, ना ये तो जीरो आएगी, आ ही नहीं रही, आती तो रिमाइंडर जीरो बच जाता। अब ये सवाल मेरे को तो नहीं आता भाई, ये तो वो एसएससी वैसे में आता है, वैसा सवाल है। एक्स इज द रिमाइंडर व्हेन, अच्छा बाइनोमियल है ना हमारे पास, बाइनोमियल से इसको संभाल लेते हैं हम, बाइनोमियल से इसको थोड़ा संभाल के देखें। उन 17 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बताओ बाइनोमियल से कैसे करोगे भाई, पावर थोड़ी ना है, क्या करें भाई इसको बताओ, ये कैसे होगा, ये मेरे को नहीं आता है भाई। इसको कैसे करें, फर्मेट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम तो नहीं है कोई सी, एक सेकंड रुको देखने दो, एक सेकंड रुक जाओ। सत्रह है ना यहाँ पे, 17 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे पी को मैं क्या ले सकता हूँ, 19 तो नहीं लेंगे, 19 माइनस 1 तो 18 होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं फॉर्मेट्स थ्योरम लगाऊं तो फॉर्मेट्स थ्योरम कहती है कि p-1 का जो फैक्टोरियल होगा, फॉर्मेट ही कहती है ना, विल्सन कहती है, विल्सन थ्योरम कहती है कि p-1 का जो फैक्टोरियल है +1 जो होगा वो 0 mod p होगा, ये कहती है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो अगर p-1 फैक्टोरियल की बात करें, शुरू में इसको नंबर थ्योरी देनी थी क्या मनोज को, तो अगर मैं p को यहाँ पे 19 ले लेता हूँ तो यहाँ पे 18 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में -1 इंटू में 18 आएगा, सॉरी 19 आएगा। ये एक विल्सन थ्योरम है, ये विल्सन थ्योरम है तुम्हारी, ठीक है। क्या कहता है, अगर p एक प्राइम नंबर है, p अगर एक प्राइम नंबर है तो p-1 का जो फैक्टोरियल होगा +1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p होगा। तो अगर मैं p को 19 मान लेता हूँ तो फिर ये थ्योरम ये बन जाएगी। अब 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 फैक्टोरियल को 18 इंटू में 17 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू में -1 इंटू में -1 mod 19 हो जाएगा, -1 mod 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 18 को खत्म करना है, अब 18 को खत्म कैसे करें, ये भी एक बात है। तो इसके लिए एक चीज देखो कि अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई 4 इंटू में 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये क्या बन गया तुम्हारा 20 बन गया, तो 20 में से मैं कह रहा हूँ कि ये क्या बन गया तुम्हारा 1 mod 19 बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ से 4 को हटाना चाहूँ, मैं 5 देखना चाहूँ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 5 में देखना चाहूँ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो 5 तो -14 के होगा, 5 कॉन्ग्रुएंट होगा -14 के, -14 के होगा कॉन्ग्रुएंट 5, या फिर वो होगा -19 के, -14 के ही होगा। अब इसमें क्या करें आगे यार, यहाँ तक तो लगा दी मैंने विल्सन थ्योरम, तो ये आंसर 1 दे रहा है, तो अगर मैं दोनों तरफ 18 ऐड कर दूं इसके अंदर तो उससे तो बात नहीं बनेगी, 18 को -1 लिख दो। अच्छा हाँ, 18 को डिवाइड करा लेते हैं, हाँ ये बात सही कह रही है सिमरन, 18 को डिवाइड करा लो 19 से, 18 को अगर मैं 19 से डिवाइड करा लूंगा तो ये -1 हो जाएगा हमारा, -1 इंटू में 17 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 19, -1 से -1 कट जाएगा। बाकी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डाउट, भाई तुम एक बार ना नंबर थ्योरी देख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे पे विश्वास मत करो इस चीज़ पे, है ना। अगला देखो, ये भी ऑयलर्स थ्योरम का है, ये तुम देख लेना, ठीक है, इन चीज़ों को, ये मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा।
ये हमारे नंबर थ्योरी के सवाल हैं। कहाँ से खत्म हो रहे हैं? यहाँ से खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे आओ, नंबर थ्योरी वाले क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे भी उनके रिजल्ट सच पूछो तो अभी याद है नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं इनको अच्छे से ना सोल्व भी कराऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पे थोड़ा सा खुद देख के, और फिर सोल्व कराएंगे इनको। तो तुम कह रहे थे कि 2018 में तो 11वीं 12वीं का सवाल काम आ रहा है सारा सारा। इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स दैट बी एंड सी आर डिसजॉइंट, बी और सी तुम्हारे क्या है? डिसजॉइंट है। पी और सी डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है? पी और सी डिसजॉइंट होने का मतलब हमारा है क्या कि बी इंटरसेक्शन सी फाई है। बी इंटरसेक्शन सी फाई होने का मतलब उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 0 होगी। देन ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनैलिटी पूछ रहा है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, देखो क्या कह रहा है, ये कार्डिनैलिटी को ही डिनोट कर रहा है ना, कार्डिनैलिटी को ही डिनोट कर रहा है। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि कैसी शक्ल बन रही है? शक्ल कुछ ऐसी बन रही है, ए सेट ये है और बी और सी का कोई लेना देना नहीं है, बी और सी का कोई लेना देना नहीं है। तो हो सकता है बी का, इनका आपस में तो ऐसे तो सी के साथ तो लेना देना हो ही सकता है, या तो कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, है ना, या तो कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, या फिर हो सकता है कि जो तुम्हारा ये, या दूसरी पिक्चर में ये भी केस बन सकता है कि ए बी सी तीनों ही डिसजॉइंट, तीनों डिसजॉइंट होने के चांसेस तो लग नहीं रहे मेरे को, तो ये बी यहाँ आ जाए और सी यहाँ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सी यहाँ आ जाए या बी यहाँ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यूनियन वाले केस में वो पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या क्या चीज की पॉसिबिलिटी है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा प्रॉपर फॉर्मूला क्या बनता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और एक तीसरा केस पॉसिबल तो है ही, पॉसिबिलिटी है तो बना भी लो, तीनों के तीनों भी डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ए बी और सी, तीनों के तीनों भी डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब पहले वाला केस पॉसिबल है या नहीं, ये देखो, पहले वाले केस में क्या कह रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, प्लस का ए इंटरसेक्शन बी तो हो नहीं सकता, ये रिजल्ट तो यहां से रिजेक्ट हो जाएगा कि प्लस का ए इंटरसेक्शन बी और प्लस का ए इंटरसेक्शन सी लिखा हो, ये भी गलत है। यहाँ पे भी प्लस का ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ, ये भी बात गलत है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने क्या कर दिया, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लिया और बाकी सारे डिस्टिंक्ट ले लिया, ए और बी भी डिस्टिंक्ट, बी और सी भी डिस्टिंक्ट। अब देखो ये वाला केस ले रहा है, अगर ए और बी भी डिस्टिंक्ट, बी और सी भी डिस्टिंक्ट और ए और सी भी डिस्टिंक्ट, तो ए बी सी भी तो डिस्टिंक्ट ही होना चाहिए, ए बी सी भी क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ही होना चाहिए। फिर उस केस में ये वाली चीज तो 0 बन जाएगी, इसका भी कोई मतलब नहीं रहा, फिर इसको भी हटाओ, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे वो ये वाला केस लेना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0 है, यानी कि क्या ए बी सी का इंटरसेक्शन होगा नहीं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, फॉर्मूले में लास्ट, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि ए बी सी तो आ गए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो घटा दिया, यानी कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, कौन सी वाली कहानी है? ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, ये वाला, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, ये भी ठीक है। और बी और सी का इंटरसेक्शन ले नहीं सकते तो वो हटा दिया, और तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं आ रहा है, तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं आ रहा है, तो ये वाला केस बन रहा है मेरा इसके अंदर, वो ये वाले केस की पॉसिबिलिटी दे रहा है, तो ये वाला केस सही है तुम्हारा, समझे। और बाकी सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन दिस, इस रिकरेंस रिलेशन का जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है कि जनरल सॉल्यूशन इस रिकरेंस रिलेशन का क्या होगा, है ना। 7 इंटू में 5 रेज टू द पावर आर है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, A1 और A2 तुम्हारे क्या बोल रहा है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। रिकरेंस रिलेशन भी हमने वैसे नहीं पढ़े, तो अगर इसका जनरल सॉल्यूशन देखें, यानी कि इसको कौन सा ए आर सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ए आर सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली चीज देखनी है। तो ऑप्शन से तो जा नहीं सकते इसमें, है ना, ऑप्शन से तो जाना टेढ़ा काम लग रहा है, क्या करें? अगर मैं आर की वैल्यू 2 रखता हूँ, थोड़ा सा कुछ तो करके देखें, अगर मैं आर की वैल्यू 2 रखता हूँ तो हो जाएगा A2 माइनस का 9A1 प्लस का 14A0 इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, 7 इंटू में 25, यानी कि 25 को 7 से गुना करोगे तो 175 हो जाएगा, है ना। ये हमने पढ़ा ही नहीं यार, कौन से ए आर इसको सेटिस्फाई करेंगे? स्किप कर दें, रवि कह रहा है कि स्किप करो, चलो वैसे पढ़ा ही नहीं, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है। आइडेंटिफाई द पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड पाई, कह रहा है इनमें से किसका पीरियड पाई होगा, ये बताओ, इनमें से किस फंक्शन का पीरियड पाई होगा, ये बताओ, तो आसानी है तो बता दोगे, इनमें से कौन से फंक्शन का पीरियड पाई होगा, ये बताओ, याद है पीरियड, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, सारे क्या हैं तुम्हारे? ट्रिग्नोमेट्रिक है, समझ रहे हो। डी ट्रिपल एस बी की कट ऑफ इतनी कम क्यों जाती है? मस्त पेपर आता है एकदम, गुर्दे हिला देने वाला। याद है हम कैसे देखते थे पीरियड? ये तो पीरियोडिक ही नहीं है, इसमें तो एक्स मल्टीप्लाई है, ठीक है।
हमने कहा था कि cos ax अगर एक फंक्शन है तो उसका पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन a, याद है? क्योंकि cos और sin का पीरियड कितना होता है, cos और sin का पीरियड होता है हमारा 2 पाई, और अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है तो उससे हम डिवाइड करा देते हैं, तो ये पीरियड बनता है। तो पहले वाले का अगर पीरियड देखोगे तो 2 पाई अपॉन में 1/2 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई हो जाएगा पहले वाले का पीरियड, तो पाई तो उसका भी नहीं है। यही करते हैं भाई, यही करते हैं, ठीक है। अब अगर साइन मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देखो, मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मोड क्या करता है, सबको पॉजिटिव बना देता है, तो मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा। ये मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है तुम्हारा, ये क्या है, साइन एक्स इज मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, जो नीचे वाले थे वो भी ऊपर चले गए। और देखो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन सब के बाद ये रिपीट करता जा रहा है, इन सब के बाद ये क्या करता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है, समझ रहे हो? तो इसका पीरियड फिर पाई हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हम, ये तो टूट ही नहीं सकता है, ये दिक्कत करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फिर एक्स माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस एक्स की पावर एक्स, एक्स माइनस 3 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर एक्स की लिमिट निकालनी है हमें। अगले पेज पे करते हैं, क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स प्लस 2 की पावर एक्स, ये लिमिट निकालनी है, ठीक है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यही था ना सवाल। अब उसको देखूंगा तो फिर नीचे ऊपर हो जाएगा, तो ये मेरे को कैसे देखना पड़ेगा, मेरे फ़ोन में से ही वेरीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो सही लिया है ना हमने, एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स प्लस 2, हाँ ठीक है, यही है सवाल। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो दो तरीके हैं, या तो इसको ले जाओ लॉग में, ठीक है, या तो इसको ले जाओ लॉग में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको क्या लिख लो, लॉग ई रेस टू द पावर लॉग ऑफ, हमने ऐसे ही किया था ना, ई रेस टू द पावर लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 रेस टू द पावर एक्स, या तो इसको लिख लो ऐसे, या एक दूसरा एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पर ये अंदर वाला ना 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो वो वाला तो लगेगा नहीं, यही लगेगा इसके अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेस टू द पावर लॉग ऑफ एक्स आगे आ जाएगा ना, एक्स आगे उतर के आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स इंटू में लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। अब तो ये कितना, सॉरी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच कराऊं तो ये वाली चीज क्या बन रही है, देखो log 1, ये इसकी लिमिट कितनी आएगी, इसकी लिमिट 1 आएगी ना अंदर वाले की, तो log 1 तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अगर मेरे को इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनानी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू द पावर log ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 और अपॉन में 1 ओवर एक्स, तो क्या आप ये 0/0 फॉर्म बन गई, बताओ, सॉरी log, हाँ ठीक है, क्या ये 0/0 फॉर्म बन गई, देखो क्योंकि ये वाला तो log 1 बनेगा, log 1 0 होगा, और नीचे क्या है, नीचे क्या है तुम्हारा, नीचे वो फॉर्मूला अलग ही था, वो फॉर्मूला ये नहीं होता है, वो फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये फॉर्मूला था, मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे अगर एफ एक्स मेरा किसको अप्रोच करे, 0 को अप्रोच करे, और जी एक्स मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं ई रेस टू द पावर एफ एक्स बाई जी एक्स, सॉरी जी एक्स बाई एफ एक्स, ये लिखते हैं, लोग ले लेंगे, आगे आएगा जी एक्स अपॉन, ये फॉर्मूला होता है, पर ये तो यहाँ पे यूज हो नहीं रहा है ना हिमांशु, यही यूज हो रहा है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा 0/0 फॉर्म बन गया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एल रूल लगा सकते हैं, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 ओवर एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स प्लस 2, लॉग का डेरिवेटिव ये होगा, और आगे इसका हम क्या लगाएंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, माइनस में एक्स माइनस 3 एज इट इज, और इसका 1 हो जाएगा, तो माइनस का एक्स और प्लस का 3 हो जाएगा, एक्स से एक्स तो कट जाएगा तुम्हारा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, देखो एक एक्स प्लस 2 से एक एक्स प्लस 2 भी कट जाएगा, और नीचे इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 ओवर एक्स का, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, ये पावर में चल रहा है सब कुछ। तो ये कितना हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर, ऊपर वालों को इकट्ठा करो 5, नीचे कितना आ रहा है एक्स माइनस 3, और यहाँ से आ रहा है मेरा एक्स प्लस 2, ये आ रहा है, और इसके नीचे क्या है, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, यही आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको पलट दो, माइन ई रेस टू द पावर माइनस का 5 एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हो गया एक्स माइनस 3 इंटू में एक्स प्लस 2। अब ये लिमिट एडजस्ट हो जाएगी, ये वाली लिमिट एडजस्ट हो जाएगी, ये वाली लिमिट कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना। और फिर ये कितना हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस 5, हाँ उससे भी हो जाएगा, वैसा भी है, पर वो ये इसको एडजस्ट कर नहीं रहा है ना, वो इस वाले को एडजस्ट कर नहीं रहा है, तो इसको अभी के लिए हटाओ यहाँ से ना, ये इसमें एडजस्ट हो नहीं रहा है, उससे कंफ्यूज होगी, इसीलिए नहीं बताया। क्या करेक्ट, प्लीज टेल हाउ न्यूमरेटर इज 0। अगर मैं तुमसे पूछूं log x माइनस 3 अपॉन में log x प्लस 2, ये लिमिट निकालो संजीव, तो ये लिमिट कैसे निकालोगे तुम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करा दोगे, x से डिवाइड करा दोगे ना, 1 माइनस 3/x और 1 प्लस 2/x, और फिर जब ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो log 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0, log 1 आ जाएगा जो कि 0 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इफ, ये देखो एक घटिया सवाल भी देता है, ऐसी बात भी नहीं है, दिल रखने के लिए कुछ तो कह रहा है एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जब लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, लिमिट एग्जिस्ट करे फंक्शन वैल्यू के बराबर ना हो। चौथे में कह रहा है कि लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम हो। अगला बस यहाँ पे यही है। नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। अगर मैं इसको इतना रखूं तो तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं इस चीज को इतना रखूं तो क्या तुम्हें दिख रहा है, ये बताओ। इतना रखने पे दिख रहा है तुम्हें? अगर दिख रहा है तो फिर मेरी समस्या कम हो जाएगी काफी। तो कह रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव 5 के ऊपर बताओ क्या होगा। 5 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हमें फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो फंक्शन को ब्रेक कैसे करोगे भाई, इसकी जीरो कहां कहां आ रही है, देखो इसकी जीरो आ रही है कहां पे, 2 पे, 3 पे, 7 पे। अब स्मार्टली ब्रेक करना है, स्मार्टली ब्रेक करना है, पूरा ब्रेक नहीं करना है। 2, 3 और 7, यानी कि मेरे को फंक्शन 3 से और 7 के बीच में चाहिए बस, क्योंकि 5 के ऊपर डेरिवेटिव निकालना है तो मेरे को फंक्शन 3 से और 7 के बीच में ही चाहिए। तो पूरा ब्रेक मत करना, एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी ले लो और 7 से छोटी ले लो, बस वहां ब्रेक कर लो फंक्शन को। ठीक है, तो एफ एक्स कितना होगा तुम्हारा इस केस में, 3 से बड़ा और 7 से छोटा लोगे तो क्या होगा, 3 से बड़ा लेने पे और 7 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लो, 5 ही ले लो। 5 के ऊपर ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये नेगेटिव रहेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, x-2 ये पॉजिटिव रहेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। और 5 के ऊपर x-3 ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, x से x तो कट जाएगा, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, x और प्लस का 2। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होगा जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी और 7 से छोटी होगी। तो अब हमारे जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया, अब जो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव आया वो कितना आया, देख लो, ये हमारा फंक्शन बन रहा है 3 से बड़ा और 5 से छोटे पे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये तरीके के सवाल हैं, बाकी उन सवालों का भी अपना अलग खुद का मजा है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चलो हिंदी में देख लेते हैं, वो वाला वहां पे वो शीट खराब हो जाएगी नहीं तो। हिंदी में देख लो क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वाई टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वाई टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये लिमिट पूछ रहा है क्या होगी। तो ये लिमिट कैसे निकालेंगे बताओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वाई क्या करें। अब मेरे को एक बात बताओ, ये चीज किससे मिलती जुलती लग रही है, तुम्हें याद है हम एक चीज करते थे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ये चीज क्या होती है, याद करो, कितना बढ़िया कैलकुलस पढ़ाया तुम्हें मैंने। ये चीज क्या होती है, क्या ये फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता ए के ऊपर, ये क्या होता है, हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ए के ऊपर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ए के ऊपर। तो यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू वाई है और टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई है, तो क्या ये टेन एक्स का डेरिवेटिव वाई के ऊपर नहीं बोल रहा है। टेन एक्स का डेरिवेटिव जब वाई के ऊपर बोलेंगे तो वैसे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होगा, वाई के ऊपर सीकेंड स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई के ऊपर क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर वाई हो जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर हुई बात। अगला ये वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन्हें काउ शेड 25 काउस आर, मेरे को इन सवालों से डर लगता है भाई, इन्हें काउ शेड 25 काउस आर टाइड अप इक्विडिस्टेंट इन स्ट्रेट लाइन। एक काउ शेड के अंदर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने क्या किया है, 25 काउस को टाई किया है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 25 काउस है। ठीक है, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर बिटवीन एनी टू काउस, हर काउ के बीच में 5-5 मीटर का डिस्टेंस है। पहली काउ जब बांधी तुमने एकदम किनारे पे, तो यहाँ पे ये पहली काउ है, फिर ये दूसरी काउ है, इन दोनों के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, द हे कंटेनर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट काउ, जो हे कंटेनर है, जो चारे वाला कंटेनर है ना, वो पहली काउ से यहाँ पे ये हे कंटेनर मान लो, यहाँ से 10 मीटर दूर है ये कंटेनर। ठीक है, द केयर टेकर हैज टू फीड ईच काउ सेपरेटली, केयर टेकर को हर काउ को अलग अलग खाना खिलाना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट काउ, पहली काउ से। वट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द केयर टेकर इन ऑर्डर टू फीड ऑल द काउस, हर काउ को खाना खिलाने के लिए केयर टेकर को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इफ ही स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम द कंटेनर एंड एंड्स एट द लास्ट काउ। तो देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो केयर टेकर को पहली काउ को खाना खिलाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 10 खाना भर के जाएगा, 10 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर वो वापस जाएगा, है ना, यहाँ पे इसको खाना खिला दिया, फिर वो वापस गया 10, है ना। हाँ ये तो वैसा रीजनिंग का ही सवाल है, ये वैसा थोड़ी ना। फिर ये वापस गया 10 डिस्टेंस, अब दूसरी काउ के लिए डिस्टेंस देख रहे हैं कितना ट्रेवल किया, पहले को खाना खिला दिया, अब 10 यहाँ गया और फिर 15 चल के आया, 10 आगे गया फिर 15 चल के आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया दूसरी काउ के लिए। फिर इसको भी खाना खिला दिया, अब वो गया वापस एक कंटेनर पे, वापस खाना लेने गया, तो अब दूसरी काउ को खाना खिला के वो कितना 15 डिस्टेंस तो जाने का किया उसने, 15 डिस्टेंस तो जाने का किया, और आने का कितना किया, 15 तो जाने का किया, और प्लस में आने का कितना किया 10 और 10 20, तो 35 डिस्टेंस उसने आने का ट्रेवल किया। कुछ बन रही है
कुछ बन रही है क्या ये? फिर आगे देखो, एक टर्म और आगे करके देखते हैं, फिर पता लगेगा। फिर उसने तीसरी काऊ को भी खाना खिला दिया। अब फिर वो वापस गया चौथी काऊ के लिए, तो 5 और 5 10 और 10 20, 20 डिस्टेंस तो ये ट्रेवल किया। और वापस आने के लिए उसने कितना किया? वापस आने के लिए उसने कितना किया? 10 और 5 15 और 5 30 और 5 25, 25 आने के लिए किया। तो ये कितना हो गया? ये 45 हो गया। हाँ तो देखो, पहली टर्म को अगर तुम छोड़ दो, पहली टर्म को अगर तुम छोड़ दो तो बाद में एपी बन रही है। पहली टर्म को छोड़ दे तो बाद में क्या बन रही है? एपी बन रही है। और इसके अंदर 24 टर्म्स ले लेंगे क्योंकि ये दूसरी काऊ से डिस्टेंस है। ये क्या है? दूसरी काऊ से डिस्टेंस है ना? तो ए को क्या मानो, इसको 10 अलग रखो और यहाँ पे 24 टर्म्स का सम कर दो, तो कितना हो जाएगा? 24/2 इंटू में 2a कितना होगा? 50 और प्लस में 23 इंटू में डी की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12, यहाँ पे हो गया 10 प्लस में 12, ये कितना हो गया? 230। 230 में अगर 50 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 280 हो गया। तो ये हो जाएगा 10 0। 12 को 8 से गुना करोगे तो जनरली ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना। ठीक है, इतना ज्यादा जिसमें लिखा हुआ हो और इतनी डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स हो, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना। ठीक है, ध्यान रखो अपना सेंटर कोर सब्जेक्ट जो है तुम्हारा, देखो हमें हमें दिख रहा है कि इसकी कट ऑफ इतनी कम जाती है, और हमें हमारे जो कोर सब्जेक्ट है ना, कैलकुलस हो गया, कैलकुलस का तो एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। कैलकुलस हो गया और बाकी जितना भी मैथ्स पढ़ा है हमने डिटेल में, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसे सवालों को अवॉइड करोगे तो ये 3 सवाल और देके जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब इसमें कितना टाइम लग गया इसको समझने में, अगर थोड़ी सी भी डिटेल इधर उधर कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। 0 12 को 6, 12 दूनी 24 और 9, 24 और 9 हो गया 33, तो 3370 आ रहा है, 3370 मीटर। ठीक है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बीच बीच में वो ऐसे सवाल इसीलिए डालता है कि बच्चा अटक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो ही क्वेश्चन है शीट पे। देयर आर n अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, n एपीज हैं विद द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग यूनिटी। हर एपी की जो पहली टर्म है ना वो यूनिटी है। एंड द कॉमन डिफरेंसेस, ये सवाल तो मैंने तुम्हें कराया था, ये सवाल तो हमने कर लिया था, याद है? ये कराया था मैंने सीक्वेंस सीरीज में, याद है कि नहीं? 2 ही एपी लेके करा दिया था मैंने, कर लोगे इसको है ना? सम ऑफ देयर nth टर्म्स इज, हो जाएगा, ये करा दिया था मैंने। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 4 एपीज आर, अच्छा 4 एपी हैं जिनका जो सम दिया हुआ है पहली n टर्म्स का वो s1 s2 s3 s4 दिया हुआ है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एज यूनिटी एंड द कॉमन डिफरेंसेस आर 1 2 3 4। उनका कॉमन डिफरेंसेस कितना है? 1 2 3 4 है। तो कह रहा है कि s1 s2 s3 s4 में क्या रिलेशन होगा? तो ये तो आसान है, जल्दी से s1 निकाल लो, कितना होगा? n/2। कॉमन डिफरेंस कितना बोल रहा है? 1 2 3 4 बोल रहा है, तो पहले वाली का क्या बनेगा? 2a, तो 2 प्लस में n-1 इंटू में d भी तुम्हारा कितना है? d भी 1 ही है, d भी तुम्हारा कितना है? 1 ही है। तो हो जाएगा n/2 इंटू में 2 प्लस n-1, ये हो जाएगा हमारा n/2 इंटू में n+1। ये तो s1 आ गया। फिर s2 निकालो, s2 कितना होगा? n/2। दूसरी टर्म की भी फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, पर कॉमन डिफरेंस उसका 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n-1 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू में 2 प्लस 2n-2। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा n²। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा के लिख लो चाहे, या ऐसे ही छोड़ दो, n²/2 प्लस n/2 लिख लो। ठीक है, s3 कितना आएगा? s3 आएगा n/2 इंटू में 2a। वैसे तो n को भी अगर मान लेते ना तो सही रहते, n को 2 मान लेते, n को अगर 2 मान लेते ना तो बढ़िया रहता, ये इतना कचरा नहीं करना पड़ता, 2 टर्म ही ले लेते। देखो इसको हटाओ, बढ़िया हो जाता। n को 2 ही टर्म मान लो, या इसको लिखा रहने दो, n को 2 टर्म मान लो, तो पहली एपी क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म तो 1 है, दूसरी टर्म 1 ही आएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस वो है, तो s2 इस केस में ही आएगा, s1 सॉरी s1। 2 ही टर्म का सम देख रहे हैं, n को 2 ले लिया ना, n को 2 ले लिया। s2 अगर देखेंगे तो पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म कितनी आएगी? 3 आएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है। तीसरी एपी के अंदर पहली 2 टर्म्स का सम कितना आएगा? 1 + 4 आ जाएगा क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस 3 है। s4 कितना आएगा? पहली एपी 1 है तो उसका कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ पे दूसरी टर्म 5 आ जाएगी, तो s1 आ रहा है तुम्हारा 2, s2 आ रहा है तुम्हारा 4, s3 आ रहा है तुम्हारा 5 और s4 आ रहा है तुम्हारा 6। अब देख लो कौन सी बात सेटिस्फाई कर रही है, किसको किसमें जोड़े तो क्या बराबर आ रहा है? s1 + s2 अगर मैं कर रहा हूँ, s1 + s2 अगर कर रहे हैं तो क्या वो s3 + s4 के इक्वल आ रहा है ना? s1 + s4, s1 + s4 तो भाई मेरा 8 आ रहा है, और s2 + s3 9 आ रहा है, ये तो सेम नहीं आ रहे हैं, ये तो सेम नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? या तो एकदम ठीक है मैंने, s1 में सेकंड टर्म 2 आएगी, अच्छा 2 आएगी, हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। s1 में सेकंड टर्म 2 आएगी, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस 1 था तो 2 आएगी, ठीक है 3 हो जाएगा। हाँ तो s1 + s4, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कर लो, देखो जल्दी से हो रहा है। मेरी भावनाओं को समझ गए ना तुम कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, कैसे करवाना चाह रहा हूँ, ये क्लियर हो गया ना तुम्हें? इसके नीचे एक और सवाल था क्या? हाँ एक और है। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया हिंदी के ऊपर। द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। अब कैसे करोगे इस चीज को? डिस्टेंस फॉर्मूला से मत करना, स्लोप से करना, स्लोप से करना। सबसे पहले तो ये देखो क्या अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल देखेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, ये है रेक्टेंगल के बाद चौथा क्या है तुम्हारा? रोम्बस। रेक्टेंगल के बाद हमारा चौथा है रोम्बस।
तो क्या करो, पहले तो तुम क्या करो, इनके स्लोप चेक करो। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है पहली बात, तो पहले तो अपोजिट साइड को पैरेलल कर देंगे। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं करते। बाकी अगर 90 डिग्री पे कट नहीं करते हो तो फिर वो पक्का पैरेललोग्राम होगा। इन सब के 90 डिग्री पे कट करते हैं, है ना। तो देखो अपोजिट साइड तो सबकी पैरेलल मिलनी है ना, पर जरूरी नहीं है रोम्बस में तो अपोजिट साइड पैरेलल हो, ऐसा जरूरी नहीं होता ना, शायद या होता है। अपोजिट साइड का पैरेललिज्म चेक कर लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी का स्लोप कितना आ रहा है, ए बी का स्लोप देखो 2 माइनस का 3 अपॉन में 1 माइनस 4, ये कितना आ रहा है तुम्हारा -1 अपॉन -3, 1/3 आ रहा है। ए बी के बाद बी सी का स्लोप देखो कितना आ रहा है, -1 माइनस का 2 अपॉन में -2 माइनस का 1, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर बी सी के बाद सी डी का स्लोप देखो 0 माइनस में -1 अपॉन में 1 माइनस में -2, ये हो जाएगा 1/3। और ए डी का स्लोप कितना आ रहा है, ए डी का स्लोप 0 माइनस का 3 अपॉन में 1 माइनस का 4, ये 1 आ रहा है। देखो तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है। रेक्टेंगल के भी नहीं करते क्या 90 डिग्री पे। रोम्बस इज इक्वल साइडेड पैरेललोग्राम, रोम्बस जो होता है वो इक्वल साइडेड पैरेललोग्राम होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है ना। अब डायगोनल्स देखो, क्या डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। एसी का स्लोप निकालो, एसी का ए और सी का स्लोप निकालेंगे तो -1 और -3 अपॉन में -2 और -4, ये हो जाएगा -1 -3 और -2 -4, ये हो जाएगा अपना कितना -4 अपॉन में -6, यानी कि 2/3। तो एम ऑफ बी डी दूसरे वाले का स्लोप और निकालो, बी डी का तो 0 माइनस में 2 अपॉन में 1 माइनस का 1, ये तो -2/0 आ रहा है। तो नहीं कर रहे हैं 90 डिग्री पे कट, तो नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि स्क्वायर तो हो नहीं सकता, ये तो डेफिनेटली पक्की बात है। रोम्बस के 90 डिग्री पे करते हैं ना कट, रोम्बस के तो करते हैं 90 डिग्री पे कट, जहां तक मुझे नॉलेज में है ना। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कैसे डिफरेंस करोगे, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कैसे डिफरेंस करोगे ये बताओ। अब आगे मेरा तो काम हो गया खत्म, मेरे को तो इतना ही आता था। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, मेरे को तो यही लग रहा था 90 डिग्री वाला, मेरे को तो यही लग रहा था 90 डिग्री वाला। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कैसे डिफरेंस होगा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कैसे डिफरेंस करेंगे। साइड का स्लोप, हाँ वो कर तो लिया साइड का स्लोप। अच्छा एडजेसेंट साइड को परपेंडिकुलर दिखा देते हैं, ये भी बात सही है। एडजेसेंट साइड्स क्या परपेंडिकुलर है, हाँ ये बात सही है, एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो एडजेसेंट साइड तो सीधी सी बात है परपेंडिकुलर दिख नहीं रही, एडजेसेंट साइड्स तो परपेंडिकुलर है नहीं कहीं पे भी। ए बी और बी सी का स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा है ना, हाँ तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत टाइम ले लेगा हिमांशु, डिस्टेंस फॉर्मूला टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। नेक्स्ट, ये क्या आ गया, नेक्स्ट इसमें सब सेक्शन भी आते हैं क्या, इन आपस में सब सेक्शन में भी हम शिफ्ट नहीं कर सकते क्या। ये जैसे एक सेक्शन दूसरा शुरू हो गया तो अब हम इस सेक्शन में आ गए तो पिछले में नहीं जा सकते फिर। इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एंड पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी सी, तो कह रहा है कि छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 4 गुना ही होता है ना, मिड पॉइंट्स जब होते हैं तो। नीचे देखो क्या कह रहा है, एक सवाल और भी है यहाँ पे, कह रहा है कंसीडर द पॉइंट्स दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे यहाँ पे, ये बताओ कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे कोलिनियरिटी का। ये भी समस्या ही है, 20-20 का पीछे नहीं जा सकता आदमी, आगे नहीं आ सकता, क्या ही ऐसा, क्या ये लगा रहे हैं क्या भाई। कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे कोलिनियरिटी के लिए, बताओ, मैंने तुम्हें बताया था। हाँ ये भी बात सही है सर, बताने में ही टाइम लग रहा है, करते हुए नहीं लगता। हाँ छोटे छोटे तो सवाल है, कहाँ टाइम लगेगा। मैं जब वैसा रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो मेरे को लग रहा है एक घंटे में, 1.25 घंटे में एक पेपर सोल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि आईपैड पे करूँ, उस पर जल्दी होगा, बोर्ड में ज़्यादा होता है, बोर्ड में टाइप भी कराना पड़ेगा। सर सेक्शन का तो किसी से नहीं सुना है अभी तक, बाकी आप कंफर्म कर देना, वो तो एग्जाम पैटर्न से ही पता लगेगा। डिटर्मिनेंट वाला नहीं, मैं यही सुनने वाला था, डिटर्मिनेंट वाला मत करो, स्लोप वाला करो। मैंने कहा था ना कि जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो स्लोप इक्वल होंगे, ए बी लाइन का और बी सी लाइन का स्लोप इक्वल होगा, ठीक है ना, ये सबसे छोटा पड़ेगा। तो ए बी लाइन का स्लोप निकालो, एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी। ए बी लाइन का स्लोप कितना आएगा, 2a + 1 माइनस का a - 2, ये तो ए बी लाइन का स्लोप हो गया। और अपॉन में बी सी लाइन का, ए बी का x2 y2 - y1 हो गया, और x2 - x1 भी करो भाई। बी सी का स्लोप क्या आएगा, 3a - 2 माइनस में 2a + 1 y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 माइनस का 2 + a और माइनस का a, ये हो जाएगा। अब देखो ये कितना बन गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a में से a गया तो a बन जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे a से कट गया नीचे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू में यहाँ पे 3a में से 2a गया तो a और माइनस का 2 और माइनस में 1 हो जाएगा -3 अपॉन में a से तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है देखो ये सबसे छोटा पड़ेगा,
2a माइनस का 2 इज इक्वल टू a माइनस का 3। ये a इधर आएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू, वाह ये भी गलत आ रहा है सर। यूट्यूब पे तो बोर्ड ही चलता है, यहाँ बैच में तो कैसा भी चलेगा मुझे तुम्हें पढ़ाने से मतलब है यार, मेरे को कोई ऐसा कंटेंट का तो कुछ है नहीं, मेरे को तुम्हें वो कराने हैं सवाल, ये मेन चीज़ है, और तो क्या ही है। नहीं तो वो करना होता तो मैं पहले ही कर लेता। अरे यार यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ऐसा लग रहा है। 3a माइनस 2 माइनस का 2a प्लस 1 माइनस का 2 प्लस a और माइनस का a, क्या गलती की भाई? तो 2a में से a गया तो a 1, अच्छा ये गलती कर दी यहाँ पे। बात तो मैं यही गलती कराती हूँ। तो माइनस का ये यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे a माइनस 3 और ये a से कटा, नीचे माइनस 1 आ गया। 3a में से 2a गया तो a माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, a माइनस का 6 इक्वल टू a माइनस का 3। अच्छा और ये माइनस का 3 नहीं प्लस का 3 आएगा, हाँ। तो यहाँ पे a आ गया और उधर जाके माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है, -9 आएगा, हो रहा है। नेक्स्ट, that if two medians of a triangles are equal then which of the statements is true। कह रहा है एक ट्रायंगल के अगर दो मीडियन सही, अगर एक ट्रायंगल के दो मीडियन बराबर हैं, तो अगर मीडियन बराबर हो जाएंगे तो ट्रायंगल क्या बन जाएगी? मेरे को तो आता नहीं भाई, ये तो कह रहा है आइसोसेल्स बन जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है क्या? तो एक प्रैक्टिस बैच पेड में ले आओ, ले आए। इफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो कह रहा है कि आइसोसेल्स होगी ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होगी? आइसोसेल्स होगी। ठीक है, देख लेना भाई, ये कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती होगी, मुझे तो नहीं आती। एक ही सवाल था इस पेज पे। मीडियंस के बराबर होने से साइड्स इक्वल हो जाती हैं क्या दो? है नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द लाइन जॉइनिंग A एंड B सच दैट AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB देन PQS। क्या कह रहा है देखो, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द लाइन AB। एक लाइन AB लो 7,2 और B पॉइंट है तुम्हारा 9,5। इसके ऊपर दो पॉइंट P और Q लो ताकि AP PQ QB बराबर हो, यानी कि इसको ट्राइसेक्ट करे, यानी कि इसको क्या करे? ट्राइसेक्ट करे P और Q। ठीक है, तो क्या कह रहा है देन द मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ का मिड पॉइंट बताओ, PQ का मिड पॉइंट, तो कर लेंगे ये तो, है ना? ये कर लेंगे, कैसे करेंगे? पहले तो P पॉइंट निकाल लेंगे 1:2 के रेशो में। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है? 1:1 का रेशो होगा, 1:1 का रेशो होगा। ठीक है, तो पहले तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे 1:2 के हिसाब से, इधर जाएगा इधर जाएगा। P के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे देखो, 1 उधर गुना होगा तो 9 और प्लस का 6 14, 9 प्लस का 14/3 नहीं होगा ना? 1 इधर आएगा 9, 2 इधर आएगा तो 14/3 कोमा, ये उधर आएगा तो 5 प्लस का 4/3। ये तो P पॉइंट आ गया। 23/3 और 9/3 कितना हो जाएगा? 3। 23/3 और 9/3 हो जाएगा 3। फिर Q के लिए क्या करो? 2:1 का रेशो लगाओ। Q के लिए 2:1 का रेशो लगाओ तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस का 7 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 25/3 और कोमा यहाँ पे लेके आओगे तो ये हो जाएगा 10 और प्लस का 2/3, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये P और Q पॉइंट आ गया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट लगा लो, डायरेक्ट ही हो जाएगा AB का मिड पॉइंट। अरे यार सही बोल रहा था गौरव, और क्या, AB का मिड पॉइंट डायरेक्ट ही हो जाएगा, ये भी बात सही है। अब तो मैंने कचरा कर दिया। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा? 48/6, बात तो सही थी यार, और ये हो जाएगा 7/2। सही बोल रहे हो यार, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मैं उसके बैटरी खत्म हो गई थी इनकी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे ये समझदारी नहीं लग रही कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला जाए ना, ये समझदारी तो मुझे नहीं लग रही है। बेटर ये रहेगा कि हम क्या करें। अच्छा, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल्स कर लूँ 1/अल्फा 1/बीटा, अगर मैं उन दोनों का सम कर लूँ, ऊपर तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा निकाला जा सकता है। हाँ ये कर लो यार, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है इसके अंदर। देखो इसके अंदर दो रूट्स, ये कह रहा है कि एक अल्फा तो कह रहा है तुम्हें a प्लस बी अपॉन में रूट ऑफ a प्लस बी प्लस का रूट है, और बीटा तुम्हें कह रहा है कि a प्लस बी अपॉन में रूट ऑफ a प्लस बी माइनस ए है।
तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट चेक करना तो बेवकूफी है, वो तो बेवकूफी है। एक दूसरी अप्रोच ये हो सकती थी कि मैं इसको x के बराबर मान के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना लेता, इसको x के बराबर मान के और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना लेता। पर एक तरीका मुझे और सूझ रहा है, देखो अगर इनको तुम रेसिप्रोकल कर लो, इनका अगर तुम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लो 1 ओवर अल्फा, तो 1 ओवर अल्फा ये हो जाएगा रूट ए प्लस बी प्लस रूट ए अपॉन में ए प्लस बी, और 1 ओवर बीटा कितना हो जाएगा रूट ए प्लस बी माइनस का रूट ए अपॉन में ए प्लस। अब यहां से अगर तुम दोनों को जोड़ लो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, अगर इन दोनों को जोड़ लो, लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट सिमरन वो ये बोल रहे हैं कि जो मिड पॉइंट होगा वो ये वाला पी क्यू का जो मिड पॉइंट होगा वो पूरी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो यहां से ये डेड पार्ट बनेगा और यहां से भी ये डेड पार्ट बनेगा, है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट से सीधा अगर नहीं हुआ मैच तो प्रोडक्ट से सीधा तो रिस्क है ना गौरव, प्रोडक्ट से अगर हम करेंगे तो फिर हमें एक फुल फ्लैश तरीका चाहिए ना। प्रोडक्ट से बात ठीक है कि प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से भी बन रहा है बात तो ठीक है, पर प्रोडक्ट से फिर ये जरूरी नहीं है कि एकदम सीधा आंसर आ जाएगा। अगर दो में प्रोडक्ट सेम हुआ तो एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बात ठीक बन जाए, क्योंकि ये वाली चीज क्या बनेगी तुम्हारा, ये वाली चीज बनेगी अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, इसमें प्रोडक्ट और सम दोनों आ गए, है ना, सबका डिफरेंट आ रहा है प्रोडक्ट से। अब वो तुम्हारी रिस्क लेने वाली कैपेसिटी पे है कि भाई सिर्फ एक प्रोडक्ट से ही मार दो, तो अगर दो का प्रोडक्ट सेम आ गया तो फिर फंस जाओगे, फिर सम नहीं निकाल पाओगे। अगर दो में प्रोडक्ट सेम आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो तुम प्रोडक्ट से देख लो अगर ठीक है ऐसा हो रहा है तो, बाकी मैं ऐसे कर देता हूँ, दो तरीके हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ जरूर सकते हो, देखो रूट ए से रूट ए कट जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 रूट ए प्लस बी, जब दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 रूट ए प्लस बी और नीचे आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 ओवर रूट ए प्लस। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को डिवाइड कराने पे ये आना चाहिए, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को डिवाइड कराने पे यही आना चाहिए। अब ये किसी भी दो में सेम आ ही नहीं सकता है, ये किसी भी दो के अंदर सेम कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाले में सम ऑफ द रूट कितना आ रहा है, माइनस का सम ऑफ द रूट करोगे तो 2 इंटू में ए प्लस बी अपॉन की पावर 3/2 अपॉन में बी, ए की वैल्यू बी है, तो सम ऑफ द रूट आ गया, नीचे प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा सी बाई ए, तो 2 इंटू में ए प्लस बी की पावर 3/2 और अपॉन में बी, तो यहाँ तो दोनों चीजें सेम बन रही है, ये तो हो नहीं सकता। दूसरे वाले में देखो 2 इंटू में सम ऑफ द रूट क्या आएगा माइनस का बी बाई ए की वैल्यू कितनी है बी है, और अपॉन में सी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी का स्क्वायर और अपॉन में बी, ये हो जाएगा, तो बी से बी कट जाएगा, इसको नीचे लाओगे तो रूट बन जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक है, जब इसको नीचे लाके घटाओगे तो आधी पावर ही बचेगी ना, ए प्लस बी की पावर 1/2 ही बचेगी यहाँ पे, समझ गए। और भी सवाल है कोई इसमें शीट में नीचे, हाँ एक और है, आइडेंटिफाई द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, आगे देख लेते हैं इसको। आइडेंटिफाई द इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे ये होंगे। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, ये कहते हैं कि चलो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है तो कह रहे हैं कि ये 9/10 का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया, चलो 9/10 का तो क्वेश्चन आया हुआ है, पर मेरे को तो ये क्वेश्चन करने में ज्यादा बेवकूफी लगती है, क्योंकि अब अगर कोई चाहे ना तो 11वीं 12वीं में से और 9वीं 10वीं में से ऐसा पेपर बना सकता है कि छुआ भी ना जाए, टच भी ना करा जाए, तो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाली जो चीज है ना, ये बेकार की बात है जहां तक मेरे को लग रहा है। हाँ, ये क्या कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके दोनों के दोनों रूट्स ये हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं पढ़ नहीं पाया, क्या कह रहा है, उस समीकरण की पहचान करें जिसके वर्गमूल ये है, यहाँ अल्फा बीटा वर्गमूल इसके हैं, तो ये तो अल्फा बीटा यहाँ पे ए बी है। आइडेंटिफाई द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है तुम्हारा, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट आ रहा है हमारा माइनस का 2b/a, है ना, 2b/a, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a प्लस, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा c/a प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये कह रहा है। अब कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये दोनों होंगे, जिसके रूट्स क्या होंगे, ये दोनों होंगे, है ना, तो वहां पे हम कैसे करेंगे अब इन दोनों का रूट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, या तो वो निकालो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, या तो ये चीज कैलकुलेट करो, भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो आ जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो सिंपली तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही आ जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 4 अल्फा बीटा की वैल्यू तुमने ये निकाली रखी है, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाल रखी है ये, तो इसको किससे गुना कराना है हमें, 4 से, तो 2 हो जाएगा वहां पे, तो माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, अगर स्क्वायर को ओपन करना चाहो तो कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, वो माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ये तो हमारा दूसरा रूट आ गया। पहला रूट क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा रूट है ये। अब देखो क्या कह रहा है, क्या करें अब इस चीज में, सम ऑफ द रूट से चेक कर ले या प्रोडक्ट ऑफ द रूट से चेक कर ले, इसको कर लो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से चेक, जैसे तुम कर रहे थे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर लो या सम कर लो भाई, जो भी तुम्हें समझ आता है, सम कर लो या प्रोडक्ट कर लो, क्या करें, सम कर ले,
सम में तो मेरे को बात बनती हुई लग नहीं रही है, प्रोडक्ट ही करके देख लो। अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा इन दोनों का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस में क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देख लो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है सी बाई ए, इसमें 2ab हो आएगा, ये नहीं हो सकता। दूसरे वाले में सी तो यही है हमारा, ठीक है, और ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बात सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही और यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है, ये बात ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये तो एकदम घटिया सा सवाल है। अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट तुम्हारा क्या है, 1 है। अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो क्या है तुम्हारा, उन दोनों का सम, अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो 1 दे दिया तुम्हें उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो वैसे होगा कितना प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू 7 है और ये अल्फा ए है जो भी है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो गई 1/7, तो 1/7 हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब टाइम हो गया, कमेंट्स बंद हो गए होंगे, शाम को हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला पेपर मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैं पेपर्स तो शेयर कर ही दूंगा। चलो चलो, तो शाम को मिलते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, सी यू इन द इवनिंग, बाय।